लोग बड़ी तुलना करते हैं सर। हम लोग देखिए पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, लोग मुंबई के लोगों को आप देखिए, अगर उनके पास पैसा आ जाए बच्चों को स्टार बनाते हैं, दिल्ली के लोग अपने बच्चे को इंजीनियर बनाते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है सर जहां कैरियर बनाने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं है। आप 350 का कुर्ता लीजिए, 250 का सफ़ेद पैजामा, 300 रुपये के सफ़ेद जूते, 50 रुपये का काला चश्मा, हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। वाह, ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। तो हम लोग सर उसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। प्रीति पांडे भी वहीं की हैं, वो भी आएंगी जब उनका नंबर आएगा। प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, श्रृंगार की अद्भुत कवित्री हैं। मुझसे बिल्कुल भी आशा मत रखिए, मैंने आज तक प्यार के विषय में कोई कविता नहीं लिखी है, ना ही मेरी एक भी प्रेमिका है। पर ऐसा नहीं प्रेमिका नहीं कोई नहीं थी। जब योगी जी की सरकार नहीं थी तब 15 प्रेमिकाएं थी। जिस दिन योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, हमने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड देख देख के लठ चलाए गए। तो मनोहर जी ने हमसे पूछा, इन्होंने कमल मनोहर जी ने, कि यार तुम प्यार मोहब्बत क्यों नहीं लिखते? मैंने इनको 4 लाइन सुनाई, आपको भी सुना रहे हैं। स्वागत। मजा आ जाए तो आपकी तालियों से। देखिए मैं इस कवि सम्मेलन का ओपनर हूं, मैं अगर फेल हो गया तो टीम भी फेल हो जाएगी। तो आपकी तालियों से ये लगेगा कि हम लोगों को अच्छा सुना रहे हो, अच्छा आप सुन रहे हैं। मैंने 4 लाइन लिखी कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो साहब हम लोग प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहते, सही बता रहा हूं मैं आपको। हमने तो आज तक किसी लड़की को गौर से देखा तक नहीं। किसी लड़की को आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। हाँ, ये वही लोग ताली बजा रहे जिनकी आत्माएं हमसे मिल रही हैं। सबसे ज्यादा ताली इधर बजा रहे लोग। तो सर मैं बहुत उतर प्यार मोहब्बत से लड़कियों को, सर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? कहने की स्टूपिड कहीं के, कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो हम लोग साहब बहुत दूर रहते हैं। मैं तो अभी बैठा था, आदरणीय हमारे गौरव भाई हमसे कह रहे हैं कि हेमंत भाई नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सर ये बिल्कुल सही कह रहे थे, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको धेरे में रखा। लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा है। लड़कियों को देखिए, ये बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, माई हनी बेबी, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए, ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। तो सर हमारे साथ अक्सर ही होता रहता है। अभी मैं दुबई गया, दुबई में एक मुशायरा होता अंदाजे बयां। तो जब मैं दुबई गया तो हमारी वाली ने फोन किया, कहने लगे हमने सुना है दुबई में हो। तो हमने कैसे ही सुना है। कहने लगे हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने लगे एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर मैं तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली आज चला आया है। तो सर मैंने तो सबक ले लिया है। हापुड़ वालों आप भी सबक ले लो, अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वाह 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 वाह। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूं। तो मैंने आपको बताया सर हम लोग हास्य कवि हैं, हम लोगों को गंभीरता से नहीं लेते, लोग आधा पागल समझते हैं। हमारी आई हुई शादियां कैंसिल हो जाती है जान के एक लड़का हास्य कवि। हमारे यहाँ तमाम रिश्ते आए, पता चला लड़का हास्य कवि, रिश्ते वहीं से लौट गए। एक दिन हमारी शादी, पिताजी ने कहा 11 बजे तैयार हो जाना, होने वाली लड़की को देखने चलना है। हम 11 बजे सूट वूट पहन के तैयार, होने वाली पत्नी को देखने जाना था। 11:15 बजे पिताजी का फोन आ गया, कहने लगे बेटा हम नहीं जा पाएंगे, ऑफिस में जाओ, लड़की देखो और शादी फाइनल। एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा है बेटा, जब पहली बार किसी के घर जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाते, कुछ लेके चले जाना। अब हम उत्तर प्रदेश कानपुर के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी रिश्ते आए। फिर एक दिन हमारी शादी सर हो गई। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच था हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ कर, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बिंद में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम कर हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए भाई साहब। हमने कहा कहाँ छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो?
शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो देख के हमको। हमने कब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट में इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया, वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले मैं शर्म नहीं आती भागना, तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी, आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते में होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो ना, बीबी को विदा कराना है। तो उनको देखो ऐसा है, हमारे रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब, सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने मारी हम माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हम थाने चले गए तो वहां भी एसपी साहब बैठे थे, उनके पैर छुए। हमने कहा सर हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने कि तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने कि तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की, तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं। टिप्पणी अगर समझ में आ जाए तो ताली बजा के मेरा बताना कि व्यंग आप तक पहुंचा। हमने उनके पैर छुए। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढना है। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। व्यंग पे आपको देखिए ताली आ गई। देखिए मैम ने भी ताली बजा दी, मुस्कुरा दिया। अब जब आपने व्यंग सुनी लिया है और हमारी मैम इतनी महनी पद पर हैं, सामने बैठी हुई हैं, छोटी बिटिया ने एक कविता सुनाई तो मैं एक नई रचना सर सुनाना चाहता हूं। ये हमारे मंच के जितने कवि हैं उनमें से शायद 1-2 लोगों ने सुना हो। बेटियों पर मैंने एक नया व्यंग लिखा है और शायद इस विषय पर हिंदुस्तान के किसी कवि ने लिखा हो। मैंने प्रयास किया है, अगर आपने पास कर दिया तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनेगा। गुरु जी हमसे बोले बेटा भोले, मैम ये कविता मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। गुरु जी हमसे बोले बेटा भोले, भ्रष्टाचार पे लिखो, अत्याचार पे लिखो, तुम कलम के सिपाही हो, कुछ क्रांति लिखो, देश में फैली हुई भ्रांति लिखो, कब तक देश को यूं गुलाम लिखोगे, मल्लिका विपासन पर कब तक कलाम लिखोगे। लिखना है तो किसी मंत्री पे लिख, लिखना है तो किसी स्टार पर लिख, मंत्री पे लिख या विधायक पर लिख। हमने कहा गुरुजी हम जानते हैं नेता किस लायक होते, अगर वो शरीफ होते तो क्या विधायक होते, अगर वो शरीफ होते तो क्या विधायक होते। वैसे सबकी आंखों पर एक ही घटना दिखी है, हमने उसी पर कविता लिखी है। विषय है भ्रूण हत्या जरूरी। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या सुना रहा हूं। विषय है भ्रूण हत्या जरूरी। गुरुजी बोले यही सब लिखेगा तो मंचों पर पिटेगा पूरा देश। भ्रूण हत्या के विरोध में दिख रहा है, तू समर्थन पे कविता लिख रहा है। तो हमने कहा गुरुजी तो क्या बेटियों को किसी पे भार होने दूं, दरिंदों का खुलेआम शिकार होने दूं। आप चाहते हैं तंदूरों में गला दी जाएं, दहेज न लाएं तो जला दी जाएं। पूछो उस मां से जो अपनी बेटी की तोतली बोली सुन के झूम लेती है, स्कूल भेजते समय अपने कलेजे को चूम लेती है, और क्या गुजरता होगा उस बेटी पे जिसके सपने पूरे होने से पहले टूट जाते हैं। पूछो उस पिता से जिसकी बेटी के अस्मत भेड़िए लूट जाते हैं। पूछो उस पिता से जिसकी बेटी के अस्मत भेड़िए लूट जाते हैं। तो सबके लिए एक ही सीख है, जब व्यवस्था बेटियों को बचा नहीं सकती तो भ्रूण में इनका मर जाना ही ठीक है। मगर याद रखना इन अजन्मी बेटियों के श्राप जिस दिन कहर बनकर टूटेंगे और वक्त के तंदूर तुम्हारे अस्तित्व पर फूटेंगे, तब तुम्हें ईश्वर और सृष्टि का ज्ञान होगा, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए जर्रा जर्रा अंतर्धान होगा। अतः निवेदन है बेटियों के लिए लुभावने नारे ही ना लगाएं, इन्हें बढ़ने दें, इनके रास्ते में कांटे ना बिछाएं। ये सब लिखने से पहले बहुत कुछ सोचा और जांचा है। ये व्यवस्था के खिलाफ एक कवि का तमाचा है, एक कवि का बहुत